हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं 1786 का और 1793 का चार्टर एक्ट। फ्रेंड्स, उससे पहले हम लोग 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, फिर उसके बाद 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट सारा कुछ देख चुके हैं। ये जो भारत का संवैधानिक इतिहास टॉपिक है, ये आपका पॉलिटिकल साइंस का भी है और ये आप आधुनिक भारत में भी पढ़ते हैं, इतिहास में भी पढ़ते हैं आप इसको, हिस्ट्री में। तो ये टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है। बहुत बार ऐसा होता है कि कोई एग्ज़ाम देने गए लेकिन 1813 का चार्टर एक्ट से ही कोई क्वेश्चन उठा दिया जाए तो शायद नहीं पकड़ पाते हैं। इसका रीज़न ये है कि उतना डीप वो पढ़ाई किए ही नहीं है। आज का जो स्तर है, आज जो कंपटीशन का स्तर है, आप उसको देख रहे हैं, आप उसको भली भांति समझ भी रहे हैं। आज काफ़ी डीप लेवल हो गया है। अब आप सीजीएल की पढ़ाई करना चाहते हैं, टीचर की पढ़ाई करना चाहते हैं, किसी भी क्षेत्र में आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप जानते हैं कि लेवल क्या होता है। जो टॉपिक आप पढ़िए उस टॉपिक पर पूरा पकड़ बनाइए, अच्छे से पढ़िए उसको, क्योंकि कुछ बुक में जो आम तौर पे आता है उसमें 2-4 लाइन बस लिख दिया गया है, 20 वर्षों के लिए व्यापार बढ़ा दिया गया। तो ये 2-4 लाइन से कुछ नहीं होगा। आपको इस पे गहरा अध्ययन करना होगा, विशेष ज्ञान रखना होगा इस पर, ताकि ये कोशिश किया जाए कि अगर इस टॉपिक से हमारा क्वेश्चन आए। और ऐसा है कि आप एक बार जब अगर अच्छे ढंग से पढ़ लेते हैं, आप विभिन्न प्रकार के एग्ज़ाम देते हैं, मल्टीपल, कभी सीजीएल देते हैं, स्टेट लेवल का एग्ज़ाम, सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम, आप बहुत तरह के एग्ज़ाम देते हैं। तो जीएस ये तो बदलने वाला है नहीं, भारत का संवैधानिक इतिहास है तो कभी नहीं बदलने वाला। तो क्यों ना इस टॉपिक को एक बार इतना बढ़िया ढंग से कर लिया जाए कि फिर हमको दोबारा पढ़ने की इसका ज़रूरत न पड़े। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग को इसका पृष्ठभूमि जानना होगा और जानना होगा कि लाया क्यों गया था। अब चार्टर का मतलब समझते ही होंगे आप, पूर्व ज्ञान आपको इतना होगा, हमें ऐसा लगता है। चार्टर का मतलब होता है राजा या रानी द्वारा दिया गया आदेश, जो ब्रिटेन के होते थे, जिसको ब्रिटिश क्राउन भी कहा जाता था। तो ये उन्हीं का लेख था, उनका आदेश पत्र था, जिसको यहाँ भारत में लागू करना था, क्योंकि भारत ब्रिटेन का क्या था, कॉलोनी था। तो हम लोग इसको देखेंगे, समझेंगे, पृष्ठभूमि को समझेंगे। और याद रखिए, जिसकी चर्चा आज होगी उसका नाम होगा नेपोलियन बोनापार्ट, क्योंकि इससे रिलेटेड है। हालांकि चार्टर एक्ट में उसका कोई महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इससे वो संबंधित है। और कभी भी टॉपिक को पढ़ना चाहिए तो कभी भी टॉपिक से रिलेटेड उसकी जो पृष्ठभूमि बना, कारण बना, उसको ज़रूर जानना चाहिए। अगर नेपोलियन बोनापार्ट की बात कहा जाए तो आप जानते हैं कि नेपोलियन बोनापार्ट कद में बहुत छोटा था, लेकिन उसका ओहदा देखा जाए तो बहुत बड़ा था। लगभग पूरे यूरोप पर वो शासन जमा लिया था अपना, लगभग पूरे यूरोप पर। काफ़ी हिम्मत, आप उसका बचपन देख सकते हैं पढ़ करके। हालांकि एक वीडियो बनाएंगे नेपोलियन बोनापार्ट पे, तो उसके बारे में बताएंगे कि कैसे वो एक साधारण सा परिवार में जन्म लेने के बाद वहाँ का शासक बन बैठा था, किस प्रकार से कितना स्ट्रगल किया। तो इतिहास गवाह है फ्रेंड्स कि जीता वही है जो लड़ा है, जो कभी भी धैर्य नहीं खोया है, बल्कि विपरीत परिस्थिति में और बलवान बना है। मज़ा ही नहीं है जब अगर आप धारा के ओर ही अगर आप चले जाते हैं तो मज़ा ही नहीं हो, तो आपको सपोर्ट करके ले जा रहा है। हिम्मत तो तब है, तब हिम्मत की दाग दी जाती है जब धारा के विपरीत कोई चल करके पार करे। तो उसी प्रकार से आपके लिए हो सकता है बहुत बार ऐसा होता है कि विपरीत परिस्थिति आता है, लेकिन इस विपरीत परिस्थिति में टूटना नहीं है, घबराना नहीं है, बल्कि और मजबूती के साथ खड़ा होना है। कामयाबी जरूर मिलता है। मेरा जो अनुभव रहा है, 5 से 7 साल का जो अनुभव रहा है, जो हम पढ़ाते रहे, उसमें तो यही देखे हैं, जो व्यक्ति नहीं टूटा वो व्यक्ति जरूर आज कामयाबी। और कामयाबी जब मिलता है तो एक ही एग्ज़ाम में कामयाबी नहीं मिलता है, क्योंकि ये जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं ये किसी भी एग्ज़ाम में जाएंगे तो आने की संभावना है, क्योंकि ये तो बदलने वाला चीज़ है नहीं, बदलता तो करेंट है। संवैधानिक इतिहास है, संवैधानिक इतिहास तो हमेशा ही रहेगा। तो इसीलिए कहते हैं कि इस टॉपिक को, जो भी टॉपिक पढ़िए उसको बेहतर ढंग से पढ़ लीजिए। बार बार पढ़ने से अच्छा है कि एक बार ही बढ़िया ढंग से पढ़ लिया जाए इसको। तो यही मेरा प्रयास रहा है, और जितने भी टॉपिक को पीछे पढ़ाए हैं उसी ढंग से पढ़ाए हैं, वही सोच के साथ पढ़ाए हैं
और पिछले वीडियो का जो भी है मेरा डिस्क्रिप्शन में जा करके आप उसको देख सकते हैं, आप उसको वीडियो को। तो आपका जैसे सहयोग मिल रहा है, आपका जैसे रुचि है मेरे वीडियो में, हम देख रहे हैं काफ़ी आप इसमें रुचि ले रहे हैं, इससे मेरा भी मनोबल काफ़ी बढ़ रहा है। आपके लिए और ज़्यादा प्रयास करना चाहते हैं और करेंगे भी। और आप देख लीजिएगा, एक दिन आप ज़रूर कहिएगा, जिस प्रकार से आज मेरे द्वारा पढ़ाए गए छात्र विभिन्न क्षेत्रों में अपना सेवा दे रहे हैं। तो जैसे एसआई कुछ बने हैं, कुछ सीजीएल में सेलेक्ट हुए हैं, कुछ सेना, विभिन्न क्षेत्र में अपना सहयोग दे रहे हैं। खैर ये उनका वो श्रेय हमको देते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि टोटल श्रेय उन्हीं को मिलना चाहिए। क्योंकि एक क्लास में तो मान लीजिए कि अगर हम 50 कैंडिडेट को पढ़ाते थे, तो 50 कैंडिडेट को एक क्लास में अगर पढ़ा रहे हैं तो 50 में से रेशियो तो देखा जाए तो उसमें से 15 से 20 ही सेलेक्ट हो पाते हैं, फिर ज़्यादा और तो असफल भी होते हैं। तो पढ़ाया तो सबको एक ही चीज़ आता है। तो कहीं ना कहीं इन लोगों में दृढ़ता था, एकाग्रता था, धैर्य था, लड़ने की शक्ति थी। बहुत लोग होते हैं कि बस यही कहेंगे अरे मेरे पास तो ये परिस्थिति की वजह से हम सफल नहीं हो पाए। नहीं, आपको तो फिर देखना चाहिए, नेपोलियन बोनापार्ट के इतिहास जानना चाहिए। बहुत सारे ऐसे हमारे अब्दुल कलाम जी का आपको जीवनी पढ़ना चाहिए, क्या थे और क्या बने। न सिर्फ भारत के मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहे जाते हैं, बल्कि भारत के सर्वोच्च पद, भारत के सर्वोच्च नागरिक अर्थात भारत के राष्ट्रपति भी बने। क्या था उनका बैकग्राउंड। तो ये सारा कुछ इनकी जीवनी पढ़ना चाहिए जो आपको प्रेरित कर सके। आपको निगेटिव सोच वाले बहुत सारे व्यक्ति मिल जाएंगे, अरे नहीं होगा, कुछ नहीं होता है, इस तरह से ठीक है पढ़ के क्या, बहुत तरह का मिलेंगे। लेकिन आपको हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, नकारात्मक कभी नहीं सोचना चाहिए। यही सकारात्मक सोच जो है आपको एक दिन देखिएगा सफलता दिलाएगा। और ये बात आप लिख लीजिए, सोच ही सफलता का मूल मंत्र है। आप अच्छा सोचते हैं तो सफल होइएगा, अच्छा नहीं सोचते हैं तो फिर आप असफल होइए। इसलिए सोच को हमेशा पॉजिटिव रखिए और उन्हीं लोगों के साथ कोशिश करना चाहिए कि मिलना चाहिए जो पॉजिटिव सोच रखते हो। नकारात्मक सोच वाले व्यक्ति से हमेशा दूर रहें, क्योंकि वो आपके लिए हमेशा रोड़ा ही अटकाएंगे, खुद भी कुछ नहीं बनेंगे, आपको भी कुछ नहीं बनने देंगे। इसलिए मेरा ये मानना है कि आप हमेशा सोच को पॉजिटिव रखें। तो आइए आज के टॉपिक पे हम लोग चर्चा करते हैं। आज का टॉपिक जो है 1813 का ईस्वी का चार्टर एक्ट पे आज हम लोग चर्चा करते हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसकी पृष्ठभूमि पहले समझ लेते हैं। तो उस समय परिस्थिति ऐसा था कि फ्रांस और ब्रिटेन, आपको थोड़ा यहाँ समझा देते हैं। ये यूरोप का कंट्री फ्रांस है। आप वर्ल्ड मैप देख लीजिएगा, ये फ्रांस है और ये बीच में जल है, हम लोग को पता है। और ये ब्रिटेन है। ब्रिटेन क्या है, एक टापू है। तो ब्रिटेन यहाँ होते हुए भी इसका बहुत बड़ा व्यापार यूरोपीय कंट्री के साथ होता था। आप जानते ही हैं, आपको पूर्व ज्ञान ये होगा कि सबसे पहले विश्व में औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन में ही हुआ था और अभी भी ब्रिटेन में बहुत ज़्यादा उत्पादन हो रहा था। तो ये उत्पादन जो है बढ़ते ही चला जा रहा था और यहाँ के नागरिक जो हैं सो यहाँ के जो व्यापारी हैं काफ़ी उत्साहित होकर के ये व्यापार को और कंट्री में बढ़ाना चाहते थे। लेकिन यहाँ इनके लिए एक प्रॉब्लम ये हो रहा था कि फ्रांस और ब्रिटेन के बीच उस समय अच्छे रिलेशन नहीं थे। दोनों का संबंध खराब हो रहा था, दोनों के बीच युद्ध भी हो रहा था और बहुत सारा युद्ध में ब्रिटेन फ्रांस को पराजित भी किया। तो ये जल मार्ग में समझ गया कि नेपोलियन ये समझ गया कि ब्रिटेन हमको टिकने नहीं देगा। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि ब्रिटेन के पास बहुत सारा कॉलोनी था, जिसके कारण उसको कच्चा माल भी अवेलेबल हो जाता था और बनाया हुआ माल वही उसी बाज़ार में जा कर के बेच भी देता था। तो साथ ही साथ उसको सस्ता लेबर भी मिल जाता था वहाँ से, क्योंकि उसके बहुत सारे उपनिवेश थे। हम लोग को पता है कि 1776 में यूएसए उस अपना फ्रीडम पाया है, पहले उसी का उपनिवेश था। भारत तो उपनिवेश था ही, अभी बहुत सारे उसके कॉलोनी थे। तो इसलिए ब्रिटेन काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। हम लोग को पता ही है कि जो एक
पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, जो दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखा गया है, जिनको भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। बहुत बार आपसे ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किन्हें कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को। और उन्हीं की पुस्तक है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो उसमें ये बताए हुए हैं कि भारत से धन का निष्कासन कैसे किया गया, कुछ तो प्रत्यक्ष रूप से और कुछ अप्रत्यक्ष रूप से ये लेके गए। तो खैर हम लोग जब चर्चा करेंगे दादा भाई नौरोजी का तो उसमें हम लोग देखेंगे। तो यहाँ ये इसको लगने लगा ये नेपोलियन बोनापार्ट को कि कहीं ना कहीं इसको पराजित करना बड़ी मुश्किल है। तब ये सोचा कि क्यों ना सबसे पहले उसकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर कर दी जाए। उस आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो जाएगा, टूट जाएगा वो, और टूट गया तो फिर उस पर शासन करना, फिर उसको पराजित करना बड़ा ही आसान हो जाएगा। इसी सोच के साथ, इसी उद्देश्य को लेकर के क्या किया, चूँकि उस समय नेपोलियन का पूरे यूरोप में, लगभग पूरा यूरोप में वर्चस्व कायम हो चुका था, इसके विरुद्ध कोई जा नहीं सकता था। तो क्या किया, पूरा यूरोप का ये क्या किया कि नाकाबंदी कर दिया। नाकाबंदी करके कहा कि ब्रिटेन यहाँ किसी भी यूरोपियन कंट्री के साथ व्यापार नहीं कर पाएगा। तो एक तरफ ब्रिटेन का में उत्पादन बढ़ रहा है, और ज़्यादा कल कारखाने लग रहे हैं, वहाँ व्यापारियों की संख्या और बढ़ते चला जा रहा है, व्यापारी और ज़्यादा उत्पादन कर रहे हैं उत्साहित होकर के, क्योंकि ब्रिटेन का कॉलोनी बहुत था और यहाँ बहुत बड़ा मार्केट उसके लिए बस यहाँ था। तो कहीं ना कहीं यूरोप जो है, यूरोप में जब नाकाबंदी कर दिया गया, तब ब्रिटिश संसद में ब्रिटिश के एक सांसद थे जिनका नाम था मैकविले वहाँ के व्यापारियों का प्रश्न उठाते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ के व्यापारी जो हैं सो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि अब यूरोप में वो अपना सामान बेच नहीं सकते हैं, उत्पादन बढ़ते ही चला गया है, उत्पादन की वस्तु रखा हुआ है और उनका बहुत नुकसान हो रहा है। व्यापारी तो हाहाकार मचा हुआ, क्योंकि नेपोलियन वहाँ व्यापार करने नहीं दे रहा है। तो अब ऐसे में क्या किया जाए, और काफ़ी व्यापारी आंदोलन करने लगे, काफ़ी उग्र भी हो गए। ब्रिटिश सरकार से यही मांग करने लगे कि हमारे लिए कहीं और रास्ता देखिए, क्योंकि यहाँ तो व्यापारी ये करने नहीं देगा। और उनको यही लग रहा था कि सबसे अच्छा होगा कि पूर्वी देश, जिसमें भारत भी शामिल था, तो यही लगा कि भारत बहुत बड़ा बाज़ार है, क्यों ना यहाँ का सामान हम लोग जा कर के वहीं बेचें। तो चूँकि ईस्ट इंडिया कंपनी को अभी तक एकाधिकार था, केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही यहाँ व्यापार कर सकती थी भारत में, लेकिन यहाँ के व्यापारी अब मांग करने लगे कि अगर नहीं दिया गया छूट तो हम लोग बर्बाद हो जाएंगे फिर। तो ब्रिटिश संसद में मैकविले जब ये बात उठाते हैं तो उस पर गौर किया जाता है, देखा जाता है कि ठीक है, कहाँ तक संभव है ये देख लेते हैं। हालांकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ही पूछा गया तो वो उसके लिए जल्दी तैयार नहीं था। क्यों चाहेगा वो, अकेले मुनाफा कमा रहा था, क्यों चाहेगा क्या करके इतने सारे लोग इसी मुनाफा में हमारे हिस्सेदार बन जाए। तो कहीं ना कहीं वो उसका विरोध भी कर रहा था। तो पहला कारण तो यही रहा, फर्स्ट कारण यही रहा 1813 का चार्टर एक्ट लाने के लिए, कि ब्रिटेन के व्यापारी जो अब यूरोप में व्यापार नहीं कर पा रहे थे, उनको भारत में व्यापार करने की छूट दिया जाएगा। छूट देने के लिए, चूँकि उन लोग वहाँ आंदोलन चला रहे थे, तो पहला कारण तो यही हो गया, क्योंकि नेपोलियन द्वारा यूरोप में सील कर दिया गया था, नाकाबंदी कर दिया गया था कि व्यापारी यहाँ करने नहीं देंगे। इसलिए दूसरा कारण, तो कारण को हम लोग देखते चलते हैं, लिखते भी चलते हैं इसको हम लोग। तो पहला कारण तो होगा फिर सेकेंड कारण देखते हैं हम लोग।
तो दूसरा कारण जो होगा वो होगा एडम स्मिथ। एडम स्मिथ का नाम आप सुने होंगे। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का पिता भी कहा जाता है, जनक कहा जाता है। तो एडम स्मिथ जो है उस समय पूरे यूरोप में एक सिद्धांत दे रहे थे जिसका नाम था व्यक्तिवादी सिद्धांत। व्यक्तिवादी सिद्धांत में ये था कि हर व्यक्ति को प्रतिस्पर्धा के इस दौर में हर व्यक्ति को व्यापार करने का, हर व्यक्ति को आगे बढ़ने का मौका व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहिए। अर्थात उनका ये कहना था कि केवल कंपनी ही क्यों व्यापार कर सकती है, प्रतिस्पर्धा होना चाहिए। इस प्रतिस्पर्धा में क्या होगा, सबसे ज़्यादा किसको लाभ होगा, जो उसका वास्तव में स्वामी होगा, यानी कहीं ना कहीं ब्रिटिश सरकार को ही फ़ायदा होगा, एक प्रकार से वहाँ होल्ड लगेगा। तो ये व्यक्तिवादी सिद्धांत इनका काफ़ी पूरे यूरोप में काफ़ी इसकी चर्चा हो रही थी। इनकी पुस्तक जो है आप याद रखिएगा, इनकी पुस्तक का नाम है वेल्थ ऑफ नेशंस। इसको याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है इनका। तो एक तो पहला कारण तो हम लोग देख रहे हैं, नेपोलियन द्वारा यूरोप में क्या किया गया, नाकाबंदी कर दिया गया। और दूसरा जो कारण रहा, उस समय ऐसा सिद्धांत दिया गया एडम स्मिथ द्वारा कि व्यक्तिवादी सिद्धांत दिया गया, अर्थात हर व्यक्ति को यह अधिकार मिलना चाहिए आगे बढ़ सके। कहीं भी व्यापार में किसी का एकाधिकार नहीं होना चाहिए, कोई भी वहाँ व्यापार कर सकता है। और ये भी उनका कहना था कि इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो होता है मुख्य स्वामी को होता है, क्योंकि कोई आप लाइसेंस जारी कर रहे हैं तो आप ये कह सकते हैं कि नहीं, वो ज़्यादा इसके लिए ज़्यादा पैसा देने के लिए तैयार है, इसके लिए ज़्यादा वो ब्रिटिश सरकार का बात मानने के लिए तैयार है। तो ये भी एक ब्रिटिश सरकार का ही फ़ायदा होने वाला, ये भी एक चीज़ समझाने में कामयाब भी हुए थे ये। तो दूसरा कारण तो ये हुआ कि यानी कि एडम स्मिथ का व्यक्तिवादी सिद्धांत। तीसरा देख लेते हैं क्या रहेगा। ईसाई धर्म प्रचारकों को द्वारा भारत में इस धर्म का प्रचार प्रसार करने की अनुमति की मांग। तीसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट था ये था कि जो ब्रिटेन के जो ईसाई धर्म प्रचारक थे, जो चाहते थे कि पूरे विश्व में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार होना चाहिए, तो ये चाहते थे अब ये कि भारत में भी हम लोग जाएं, वहाँ भी एक बड़े स्तर पर इसका धर्म का प्रचार प्रसार करें। चूँकि ब्रिटेन का कॉलोनी था भारत, तो उनके लिए राह बड़ा आसान भी था। तो ये अब मांग करने लगे, संसद में ये भी मांग रखने लगे कि हम लोगों को भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए हम लोग को छूट मिलना चाहिए। और ये काफ़ी दृढ़ता से इस मांग को रखने लगे। हालांकि इससे पहले भी बहुत सारे संस्था था जो कि भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार के लिए आया था, लेकिन ये बड़े स्तर पे आना चाहते थे, सारी सुविधा के साथ आना चाहते थे। तो ये मांग भी इसमें रखा गया। एक कारण ये भी था, इस एक्ट को लाने का एक कारण ये भी था कि इनकी मांग पर कितना गौर किया जाए। हालांकि इनकी मांग को माना गया, इनको यहाँ भेजा गया, और आप देखिएगा कि किस प्रकार से प्रलोभन दे करके जबरन भी ये धर्म परिवर्तन करवाते हैं। ये हम लोग आगे देखेंगे। तो तीसरा कारण ये था इसको लाने का। चौथा जो कारण था, लॉर्ड वेलेजली द्वारा भारत में
भारत में युद्ध एवं विजय की नीति। तो लॉर्ड वेलेजली का जो आप जानते होंगे, ये सहायक संधि के लिए काफ़ी याद किया जाता है इतिहास में। तो लॉर्ड वेलेजली की नीति जो रहा था, और इस नीति के चलते ब्रिटिश सरकार का भारत में काफ़ी साम्राज्य विस्तार हुआ था। याद रखिएगा, एक बड़े पैमाने पर ब्रिटिश सरकार का साम्राज्य विस्तार हुआ था लॉर्ड वेलेजली की नीति के चलते। एक तो युद्ध का सहारा लिया और दूसरा कि सहायक संधि का भी सहारा लिया। और सहायक संधि क्या, एक दबाव था, वो बहुत लोग दबाव में आकर के सहायक संधि स्वीकार करते थे। तो इसके चलते काफ़ी क्या हुआ, काफ़ी विस्तार हुआ, लेकिन इसमें काफ़ी पैसा भी खर्च हो गया। यानी कि आर्थिक स्थिति कंपनी की काफ़ी डामाडोल हो चुकी थी। और दूसरी चीज़ ये भी, ब्रिटिश संसद भी ये सोचने लगा था, ब्रिटिश क्राउन ये सोचने लगा था कि कहीं ना कहीं कंपनी का इतना प्रचार, इतना प्रसार आगे चल करके हमारे लिए घातक ना हो, क्योंकि इसका कंपनी कहीं वहाँ एक अधिकार न कायम कर ले, क्यों अपना ही पलट न जाए कि हम ब्रिटिश सरकार के अधीन काम नहीं करेंगे बल्कि स्वतंत्र रूप से काम कर। उसको एक ही चिंता ये भी था, इसलिए इस पर नियंत्रण रखना चाहता था और इस नीति पर नियंत्रण रखना चाहता। साथ ही साथ ये भी था कि आर्थिक स्थिति काफ़ी ख़राब हो गया था। याद होगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट में 14 लाख पाउंड उस समय उधार दिया गया था कंपनी को, और फिर अभी इतना आर्थिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर हो चुका था। तो ये जानना चाह रहा था ब्रिटिश संसद, ब्रिटिश क्राउन ये जानना चाहता था कि आखिर इतना पैसा और इतना राजस्व आने के बाद भी इनकी आर्थिक स्थिति क्यों खराब हो रहा है। तो उनको यही पता चल रहा था कि वेलेजली की जो नीति है, युद्ध नीति, सहायक नीति में तो ज़्यादा खर्च नहीं, लेकिन जो युद्ध नीति खास करके है उसमें काफ़ी आर्थिक स्थिति डामाडोल हो रहा है। तो इसको भी कहीं ना कहीं, इसके लिए भी चार्टर एक्ट को लाने के लिए, इसके लिए ये भी एक जिम्मेवार था, ये भी एक कारण था, ये भी एक काउज था। तो ये 4 प्रमुख कारण आपको याद रखना है कि 1813 का चार्टर एक्ट लाने के लिए ये 4 कारण महत्वपूर्ण थे। याद रखिएगा, ये 4 कारण ही आपको बहुत ज़रूरी है याद रखना। पहला, ऐसा याद कीजिए अभी आपको याद हो जाए, रटने वाली कोई चीज़ नहीं है। नेपोलियन को आप समझ चुके हैं। नेपोलियन क्या किया था? नेपोलियन पूरे यूरोप में नाकाबंदी करवा दिया था ताकि ब्रिटेन यहाँ व्यापार न कर पाए। ब्रिटेन व्यापार नहीं कर पा रहा था तो वहाँ के व्यापारी आक्रोशित हो गए, आंदोलन करने लगे, सड़क पर उतर गए और कहे कि हमको व्यापार की अनुमति पूर्वी देशों के साथ चाहिए, भारत के साथ चाहिए, क्योंकि अब यहाँ अपना सामान बेच नहीं पा रहे हैं, पहले से काफ़ी उत्पादन करके रखे हैं, नया नया कल कारखाना लगा, हम कहाँ बना करके वस्तु बेचें। तो इसलिए जो है सो ये एक कारण तो पहला ये रहा। दूसरा कारण में हम लोग देखते हैं एडम स्मिथ जैसे स्वतंत्र विचारधारा के लोग आगे आ रहे थे। इनका साफ कहना था कि जब भी होना चाहिए तो क्या होना चाहिए, व्यक्तिवादी सिद्धांत होना चाहिए, उस पर ये बल देते थे। यानी हर व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से अधिकार है कि वो व्यापार कर सकता है, अपने कार्यों को कर सकता है और व्यक्ति को अधिकार मिलना चाहिए, इनका ऐसा कहना था। इसीलिए अर्थव्यवस्था का यही प्रारूप, यही सोच रखने के कारण जो है सो अर्थव्यवस्था का, अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है इन्हें। हालांकि एक चीज़ आप याद रखिएगा, कौटिल्य द्वारा जो पुस्तक लिखा गया उसका नाम अर्थशास्त्र है और अर्थशास्त्र का पिता एडम स्मिथ को कहा जाएगा। ये चीज़ रखिएगा, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो एक तो ये था कि ये इनकी विचारधारा काफ़ी यूरोप में काफ़ी चर्चा का विषय बन गया था। तीसरा कारण ये था कि ईसाई धर्म प्रचारक जो हैं सो भारत में भी आना चाहते थे, ये अपना प्रचार प्रसार करना चाहते थे, यहाँ गिरजाघर खोलना चाहते थे ताकि जो है सो, और साथ ही साथ एक चीज़ और है, ईसाई धर्म पर प्रचारक आने से ब्रिटेन को ही आगे चल करके लाभ होना था, क्योंकि एक इन्हीं के विचारधारा के लोग इसमें आने वाले थे, जिससे कि इनको क्या था, इन पर विश्वास करके ये सत्ता को आगे चलाने में काफ़ी आसानी होता। यही लोग जो हैं सो, इसी सोच के लोग आगे बाबू बनने वाले थे जो अंग्रेज़ के लिए काम आते। तो एक सोच ये भी था। तो यानी कि ईसाई धर्म प्रचारक द्वारा ये रखा गया मांग कि नहीं, हमको जाने देना चाहिए, तो इसके लिए लाया गया, ठीक है कि आपको भी जाने की अनुमति देंगे। और चौथा जो महत्वपूर्ण था, लॉर्ड वेलेजली, ये अपना युद्ध नीति चला रहा था, सहायक संधि। इसमें क्या था, युद्ध नीति में काफ़ी आर्थिक स्थिति से कमज़ोर होते चला जा रहा था। देन ये लाया गया कि देखिए क्या ये कर रहा है, कितना
पैसा खर्च हो रहा है, जबकि राजस्व भी इतना वसूला जा रहा है इसके बावजूद। तो ये 4 प्रमुख कारण आपको हमेशा याद रखना चाहिए। और एक चीज़ और, एक कारण में और आप लोग लिख लीजिएगा, एक कारण और रहेगा। एक कारण और ये रहेगा कि कंपनी को जो 20 वर्षों के लिए व्यापारिक अधिकार दिए गए थे उसकी समय सीमा खत्म हो रही थी। क्योंकि आपको याद होगा, हम लोग पढ़े थे पिछले बार, हम लोग को याद है कि हम लोग पढ़े थे 1793 पढ़े थे। तो 1793 में 20 जोड़ेंगे हम लोग तो आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1813। तो उस समय क्या था, उस समय दिया गया था कि आपको 20 वर्षों के लिए दिया जा रहा है। तो चूंकि 20 वर्षों के लिए दिया गया था तो 20 साल पूरा हो गया 1813 में, तो इसलिए भी लाया गया था ताकि कंपनी का इसका कार्यकाल पूरा हो गया था, तो अब उसको रिन्यूअल करने की ज़रूरत था। हालांकि इसका अब देखेंगे हम लोग कि व्यापारिक एकाधिकार छीन लिया जाएगा, यानी अब ब्रिटेन के कोई भी व्यापारी आकर के यहाँ व्यापार कर सकेंगे। अभी हम लोग देखेंगे, इसको प्रावधान में देखेंगे हम लोग। तो इस एक्ट में क्या क्या प्रावधान किया गया था उसको हम लोग देखते हैं। तो इस एक्ट में क्या क्या प्रावधान किए गए थे उसको हम लोग को देखना है। तो पहला प्रावधान क्या किया गया, पहला प्रावधान किया गया कंपनी के व्यापारिक अधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। तो पहला प्रावधान तो यही हो गया कि ठीक है 20 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया। दूसरा देखते हैं हम लोग क्या किया गया, आगे देखते हैं। कंपनी के अधिकार को, व्यापारिक अधिकार को तो बढ़ाया गया लेकिन एक अधिकार छीन लिया गया। तो कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को छीन लिया गया। यहाँ एक नोट लिख लीजिएगा, चाय और चीन के साथ व्यापार के मामले में
कंपनी का एकाधिकार, कंपनी का एकाधिकार बना रहा। तो याद रखिएगा, कंपनी का एकाधिकार तो छीन लिया गया कि नहीं, अब कोई भी ब्रिटिश का नागरिक व्यापारी आकर के यहाँ व्यापार कर सकते हैं, लेकिन दो मामलों में कहा गया कि इसमें केवल कंपनी ही व्यापार कर सकती है इसका। एक तो चाय वाला व्यापार कर सकता है, केवल चाय का यही कर सकता है, और चीन के साथ जो व्यापार होगा वो केवल कंपनी कर सकता है। ऐसा क्यों किया गया था? क्योंकि कंपनी जो है सो ये कहने लगा कि देखिए इन लोग अभी नया नया आएंगे और सीधे हमारे साथ प्रतिस्पर्धा करने लगेंगे, पहले से हम लोग जो जमे हुए हैं हमें क्या कुछ अलग दिया जा रहा है, हमारा भी कुछ अलग खर्चा है। उन लोग तो अभी आएंगे यहाँ सीधे शिफ्ट हो जाएंगे, हम लोग जो रह रहे हैं बहुत सारा पहले से, तो हमको कुछ प्राथमिकता तो मिलना चाहिए जो पहले से हम लोग कर रहे हैं। तो कहा गया कि ठीक है, कंपनी के बात को माना गया और कहा गया कि ठीक है, दो मामलों में आपको एकाधिकार आपका कायम रहेगा। दो मामला कौन कौन होगा? एक तो आप चाय का व्यापार केवल आप ही कर सकते हैं, ब्रिटिश का जो भी व्यापारी है वो व्यापार चाय का नहीं कर पाएगा, और दूसरा जो चीन के साथ जो व्यापार होगा वो केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगा, अभी ब्रिटेन के और व्यापारी नहीं कर पाएंगे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण था। तो तीसरा पॉइंट क्या हो गया, आगे हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। आगे हो जाएगा कि अब ब्रिटेन के सभी व्यापारी भारत में व्यापार कर सकते थे। कर सकते थे, ये प्रावधान किया गया। और क्या किया गया? तो ये आज्ञा दे दिया है कि आप भी व्यापार कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं हम लोग और क्या प्रावधान किया गया। चूंकि सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये ध्यान में रखा गया था, कंपनी के नागरिकों तथा फौजी कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कॉलेज खोले गए। इसी में से एक जो सबसे महत्वपूर्ण था उसका नाम था हेलबरी। इसी में एक जो सबसे महत्वपूर्ण था उसका नाम था हेलबरी। तो देखिए और क्या किया गया है, और ये किया गया है कि कंपनी के नागरिकों तथा फौजी कर्मचारियों के लिए क्या किया गया, यहाँ पे प्रशिक्षण केंद्र और कॉलेज खोले गए। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है हेलीबरी कॉलेज जो था, काफ़ी महत्वपूर्ण था। ये इसमें प्रशिक्षण दिया जाता था, ये काफ़ी महत्वपूर्ण था। ये आपको याद रखना है, सुरक्षा के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए ऐसा किया गया था। एक चीज़ और देखिएगा कि जो ब्रिटिश नागरिकों के लिए ब्रिटिश के नागरिकों को दिया गया था कि आप व्यापार कर सकते हैं, तो ये भी कहा गया कि ब्रिटिश व्यापारियों के लिए भारत या पूर्वी देशों में व्यापार
करने के लिए लाइसेंस अनिवार्य कर दिया गया, तो ये लाइसेंस लेना किससे था? तो ये लाइसेंस जो है सो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, आप इसको नोट में करके यहाँ लिख लीजिएगा, यह लाइसेंस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स से लेना था, लेकिन यदि यह आदेश नहीं देता, यह लाइसेंस नहीं देता, तो इसे बोर्ड ऑफ कंट्रोलर BOC यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोलर से यह आदेश लिया जा सकता था, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण लाइन था, ये काफ़ी महत्वपूर्ण लाइन था। और देखते हैं क्या किया गया था। स्थानीय स्वायत्त स्वतंत्र यानी कि स्थानीय स्वायत्त संस्था को कर लगाने की छूट दी गई, कर लगाने की छूट दी गई। साथ ही साथ यह भी कहा गया कि बम्बई और मद्रास के गवर्नर भी अब कानून बना सकते हैं, परंतु उसे बंगाल के गवर्नर जनरल को बंगाल के गवर्नर जनरल का आज्ञा ले लेना होगा, आज्ञा प्राप्त कर लेना होगा, तथा अंतिम रूप से ब्रिटिश संसद इस पर मुहर लगाएगी। अंतिम रूप से ब्रिटिश संसद इस पर मुहर लगाएगा। तो देखिए क्या क्या और किया गया। ब्रिटिश व्यापारियों के लिए जिनको कहा गया कि ठीक है व्यापार कर सकते हैं भारत और पूर्वी देशों में,
तो उसके लिए क्या किया गया, लाइसेंस आपके लिए अनिवार्य कर दिया जा रहा है कि लाइसेंस आपको लेना ही पड़ेगा। और ये लाइसेंस किससे लेना पड़ेगा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स से लेना पड़ेगा। लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स अगर मना करे इसके लिए कि नहीं हम नहीं देंगे, अगर वो पक्षपात करता है, तो आप कहाँ चले जाइएगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के पास चले जाइएगा। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर दे देगा आपको। यदि बोर्ड ऑफ कंट्रोलर भी लगता है कि अगर पक्षपात कर रहा है, तो आप ब्रिटिश संसद में ये बात रख सकते हैं। तो ये आपको बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। फिर स्थानीय स्वायत्त संस्था, स्थानीय स्वायत्त संस्था जो स्वतंत्र संस्था था, उनको कहा गया कि ठीक है आप टैक्स उगाने का काम कर सकते हैं छोटे स्तर पे, लेकिन आपको रिपोर्ट किसको देना होगा, गवर्नर जनरल को ही देना होगा। फिर बम्बई और मद्रास के गवर्नर को भी अब कहा गया, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि बम्बई और मद्रास का गवर्नर जो है वो बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन काम करता था। सारा रिपोर्ट उसी को सौंपना पड़ता था, उसी को बताना पड़ता था क्या हम काम कर रहे हैं। तो अब कहा गया कि बम्बई और मद्रास के गवर्नर भी अपने क्षेत्र में, अपने प्रांतों में कानून बना सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आज्ञा किसका लेना होगा, आज्ञा प्राप्त कर लेना होगा बंगाल के गवर्नर जनरल का। और बंगाल के गवर्नर जनरल इसके बाद कहाँ भेज देगा, उसको ब्रिटिश संसद में भेज देगा इसको पारित होने के लिए। और फिर वहाँ से पारित हो जाता है, देन आप कानून बना सकते हैं। ये प्रावधान किया गया। देख लेते हैं और क्या क्या किया गया था। और क्या किया गया वो देख लेते हैं। और जो किया गया, ईसाई मिशनरियों को, ईसाई मिशनरियों को यह आज्ञा दे दिया गया कि आप भारत में ईसाई धर्म का प्रचार और प्रसार कर सकते हैं। भारत में आप ईसाई धर्म का प्रचार और प्रसार कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात था, क्योंकि आप जान रहे हैं यहाँ से भारत में कहा जाए तो धर्म परिवर्तन का एक होड़ समझ गया था। बहुत तरह का प्रलोभन दिया गया भारतीयों को, आप ईसाई धर्म में अपना लीजिए, आपको ये दिया जाएगा, ये सुख सुविधा दिया जाएगा। आगे चल करके जब हम लोग गवर्नर जनरल पढ़ेंगे तो देखेंगे कि ये भी कहा गया कि ईसाई धर्म आप अपना लेते हैं तो आपकी पैतृक संपत्ति आपकी बनी रहेगी, नहीं अपनाते तो आपकी पैतृक संपत्ति ब्रिटिश सरकार का हो जाएगा। आगे चल करके ऐसा कहा भी जाएगा राजाओं के मामले में। तो खैर हम लोग उसको देखेंगे। यानी यहाँ पे आ चुके थे ईसाई मिशनरी, पहले भी आए थे लेकिन अभी बड़ी मात्रा में आए। इनका उद्देश्य था कि बड़ी मात्रा में धर्म परिवर्तन करवाना है, लोगों को, वहाँ के लोगों को अपने ही रंग में रंग देना है। लेकिन इसके लिए साम दाम दंड भेद सब अपनाया गया, नैतिकता का कोई ध्यान नहीं रखा गया। गरीबी देखा गया कि अगर ये गरीब हैं इनको थोड़ा पैसा दे दिया जाए तो ये अपना लेंगे धर्म। तो इस प्रकार का भी ये काम किया ही है। तो स्वाभाविक सा बात है कि यहाँ ये आएंगे तो गिरजाघर भी बनेगा। फिर आगे देखते हैं कि गिरजाघर का बड़े पैमाने पर निर्माण, गिरजाघर का बड़े पैमाने पर निर्माण, गिरजाघर भी बहुत बड़े पैमाने पर बनाया जाने लगा। उसके बाद और देख लेते हैं क्या प्रावधान। और जो सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया था
जो पीसीएस का, यूपीएससी का या सीजीएल का जो खास क्वेश्चन इसमें जो बनाता है वो ये है। ₹1,00,000 सालाना, ₹1,00,000 सालाना भारतीय विद्वानों पर खर्च किए जाने का प्रावधान किया गया। यानी सालाना, अब जो भारतीय विद्वान हैं, जो साहित्य लिख रहे हैं, जो विज्ञान के क्षेत्र में कुछ अपना काम करना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, यानी विज्ञान के क्षेत्र में जो अपना योगदान देना चाहते हैं, जो साहित्य लिखना चाहते हैं, इन सारे लोगों पर क्या होगा, एक साल में ₹1,00,000 उन पर खर्च किया जाएगा। लेकिन आगे चल करके हम लोग इसको देखेंगे कि वास्तविकता इससे कोसों दूर था। 20 वर्ष गुजर जाने के बाद भी ये अमल में नहीं लाया जा सका जिस प्रकार से लाया जाना चाहिए था। तो ये लेकिन याद रखिएगा, ये क्वेश्चन काफ़ी पूछता है। अगर इस एक्ट में सबसे इसका फेमस क्वेश्चन है, डीप आपको इसलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि अब क्वेश्चन का लेवल काफ़ी डीप चला जा रहा है। अब यही क्वेश्चन नहीं बल्कि और भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आप जब प्रैक्टिस सेट बनाएंगे तब आपको एहसास होगा कि अरे इस एक्ट से इतना, लेकिन हाँ, आप इसको अच्छे ढंग से पढ़ लेते हैं तो आप क्वेश्चन जब प्रैक्टिस सेट बनाएंगे तो आपको उसमें पकड़ में आएगा। तो सबसे ज़्यादा फोकस जो रखना है, ₹1,00,000 सालाना भारतीय विद्वानों पर खर्च किए जाने का प्रावधान किया गया, ताकि जो साहित्य के क्षेत्र में, जो विज्ञान के क्षेत्र में अच्छा कर रहे हैं और बढ़ना चाहते हैं आगे, उनके बढ़ावा के लिए ये कार्य किया गया था। तो ये था इसका जो प्रमुख प्रावधान था। अब हम लोग देख लेते हैं इसका महत्व क्या रहेगा, इस एक्ट का क्या महत्व था, कितना महत्व ये रखता है। क्या महत्व रहा इसका हम लोग देख लेते हैं। तो पहला तो यही होगा कि आप जानते हैं, आप खुद भी बता सकते हैं, पहला महत्व तो यही हो जाएगा कि कंपनी का, ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार यहाँ समाप्त हुआ। क्या हो गया, यहाँ पे व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो गया। इंग्लैंड को आगामी 50 वर्षों में 7 गुना मुनाफा प्राप्त हुआ, 7 गुना मुनाफा प्राप्त हुआ। और देख लेते हैं क्या इसका हुआ। जो नेपोलियन द्वारा जो ब्रिटिश व्यापारियों को नेपोलियन द्वारा नाकेबंदी लगाने से यूरोप में ब्रिटिश व्यापारियों
के लिए जो नाकेबंदी की गई थी उसका भरपाई हो सका, उसका भरपाई भारतीय बाजारों से हो गया। भारतीय बाजारों से हो गया। और देखते हैं, और देख लेते हैं हम लोग और क्या हुआ। भारतीय उद्योग धंधे चौपट हो गए। तथा भारत कृषि प्रधान देश बन गया। कृषि प्रधान देश बन गया। भारतीय उद्योग धंधा तो चौपट होना ही था, क्योंकि ये बड़े पैमाने पर ब्रिटिश व्यापारी यहाँ आ चुके थे। चूँकि वहाँ उत्पादन ज़्यादा होता था, कल कारखाना से उत्पादन किया जाता था। भारतीय व्यापारी क्या था, अपने हाथ से बनाते थे, जिसमें काफ़ी समय लगता था और इनका वस्तु जो है बाज़ार में कुछ महंगा बिकता था, जबकि कल कारखाना से जो वस्तु बनाया जाता था काफ़ी सस्ता होता था वो। तो क्योंकि बड़े पैमाने पर उत्पादन होता था, तो ला करके भारतीय व्यापार बाज़ार में सस्ता में बेचते थे। जैसे आज चीनियों का देख रहे होंगे आप, चीनी सामान भारतीय बाज़ार में जो बिक रहा है काफ़ी सस्ता बिकता है, तो उसी प्रकार से काफ़ी सस्ता बेचते थे, इसलिए ज़्यादा उसके खरीदार हो गए। और जो भारतीय जो बनाते थे यहाँ प्रोडक्ट, चूँकि काफ़ी कॉस्टली हो गया, क्योंकि इसमें समय लगता था, इसमें ज़्यादा मेहनत लगता था, तो इसलिए ये भारतीय बाज़ार में हावी हो गया और भारतीयों का उद्योग धंधा क्या हो गया, चौपट हो गया। और देखते हैं क्या होगा। भारतीय विद्वानों पर जो 1,00,000 रुपया सालाना खर्च किया जाना था, वास्तविकता इससे कोसों दूर था, क्योंकि आगे 20 वर्षों तक इसे मुख्य रूप से लागू नहीं किया जा सका, मुख्य रूप से लागू नहीं किया जा सका। तो ये भी एक काफ़ी महत्वपूर्ण प्रावधान था ये। और क्या हुआ, ईसाई धर्म प्रचारकों ने जबरन भारतीयों का धर्म परिवर्तन किया तथा
प्रलोभन का भी सहारा लिया। और क्या हो जाएगा? सब देखा जाए तो भारतीयों का शोषण शुरू हो गया। भारतीयों का शोषण काफ़ी बढ़ गया। स्वाभाविक सा बात है, शोषण तो बढ़ना ही था, क्योंकि अब भारत के व्यापार पर भी वो अधिकार कर लिए, भारत के बाज़ार पर भी अधिकार कर लिए, तो शोषण तो बढ़ना ही था। ऐसी स्थिति में जो कारीगर थे, जो छोटे पैमाने पर उत्पादन करते थे, जो लघु उद्योग, छोटा उद्योग चलाते थे, वो क्या हो गए? बेरोजगार हो गए। अब वो क्या लेबर के रूप में, मतलब छोटे छोटे काम करने के लिए भी अब इनका मजबूरी हो गया। बहुत लोग तो कहा जाए तो दास के रूप में भी उनको ब्रिटेन वाले बना लिए। तो अब इनकी स्थिति और क्या होती चली गई? खराब होते चली गई। जबकि महात्मा गांधी ये कहे थे कि भारत का वास्तव में विकास करना है तो जो घरेलू उद्योग धंधा है उसको ही प्रोत्साहन देना होगा, और जब वो काफ़ी फलेगा फूलेगा तभी भारत का वास्तव में विकास हो सकता है। तो खैर, यहाँ पे भारतीयों का शोषण शुरू हो चुका था। हम लोग को पता है कि काफ़ी लंबे समय तक यहाँ शासन ब्रिटिश वाले किए। तो ये सारा जो फैक्ट्स आपको दिया गया है, अगर आप इसको अच्छे ढंग से कर लेते हैं तो न सिर्फ पीटी के लिए, बल्कि आप इसका स्वरूप देख करके आप समझ रहे होंगे जिस प्रकार से आपको पढ़ाया गया, अलग अलग कारण पढ़ाया गया, उसके बाद उसमें क्या प्रावधान थे ये बताया गया, इसके महत्व क्या हुए ये बताया गया। अगर अलग अलग कर लेते हैं तो ऑब्जेक्टिव तो नो डाउट अबाउट इट कि इसमें पकड़ाना ही पकड़ाना है। ये आपका मेंस के लिए भी काफ़ी बढ़िया हो गया। आप ये टॉपिक अगर कोई दे दे कि इसके 1813 के चार्टर एक्ट के बारे में, इसके कारण, इसके महत्व की चर्चा की, आप आराम से कर सकते हैं आप इसको। तो इसी प्रकार से फ्रेंड्स, हम लोग हर टॉपिक को विस्तृत रूप से, ढंग से, इतना बढ़िया से पढ़ेंगे कि एक नहीं बल्कि अनेकों कामयाबी मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।